साथियों नमस्कार। पुनः आपके सामने प्रस्तुत है न्यू टॉपिक लेकर पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। तो नेफेंथस जो पौधा है वो कहाँ पे पाया जाता है। ये भारत में मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये भारत जो देश है अपना, उसमें किस जगह पाया जाता है, मेघालय में। और ये किस देश में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। कौन, नेफेंथस। यह पौधे इस पौधे से ऐसी गंध निकलती है कि जो छोटे छोटे कीटों को आकर्षित करती हैं, और जैसे ही कीड़े इनके पास आते हैं ये शिकार कर लेता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। नेफेंथस पौधे को क्या कहते हैं, शिकारी पौधा भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक बहुत विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे छोटे छोटे कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही कीट इसके पास आते हैं इनका शिकार कर लेता है। और ये नेफेंथस पौधा कहाँ पे मिलता है, ये भारत में मेघालय में मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया देशों में भी पाया जाता है। अब जानेंगे खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के लिए अपनी जान किसने दी थी, अमृता देवी वैष्णोई ने दी थी। ये कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में मिलता है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी कलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। इसकी पेड़ की छाल से दवाइयां भी बनाई जाती हैं। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यह छायादार वृक्ष है, राजस्थानी इलाकों में होते हुए भी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, वर्ष भर बहुत कम पानी देते हैं। जो खेजड़ी वृक्ष है वो राजस्थान का सबसे बढ़िया वृक्ष है जो छाया देता है। दूसरा, राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। इस वृक्ष में वर्ष भर बहुत कम पानी देना होता है। रेगिस्तान होने के बावजूद भी ये बहुत ही छायादार होता है। इसके पेड़ की जो छाल है उससे दवाइयाँ बनती हैं। इसकी कलियों से सब्जियां बनती हैं। और ये बहुत ही अच्छा पौधा है। और इस पौधे को बचाने के लिए अमृता वैष्णोई ने भी अपनी जान दे दी थी। वो बहुत पहले की बात है कि वहाँ पर वृक्षों को काटा जाता था, तो उसकी कटाई को रोकने के लिए अमृता वैष्णोई ने उन पेड़ों से रक्षा की, उनसे जाकर के चिपक गई। और वो पेड़ काटने वाले लोग नहीं माने तो उनकी हत्या कर दी। तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अहम योगदान दिया। अब जानेंगे बरगद के बारे में है। बरगद क्या है, बरगद एक राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद क्या है, अपना राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद की जड़ें ज़मीन के अंदर भी और बाहर भी होती हैं, और ये जड़ें पेड़ को खम्भों की तरह सहायता प्रदान करती हैं और पेड़ों की टहनियों पर लटकी रहती हैं, परंतु भोजन का निर्माण में सहायक नहीं होती हैं। जो बरगद के पेड़ में आपने अलग से टहनियाँ देखी होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती हैं और ज़मीन में धंस जाती हैं, वो भी जड़ होती हैं। लेकिन वो जड़ क्या करते हैं, भोजन बनाने में सहायक नहीं होती हैं। भोजन बनाने के लिए मुख्य सहायक जड़ जो बरगद के पेड़ की जो मूल जड़ होती हैं, उनसे ही खाना बनता है। कैक्टस जिसे नागफनी कहते हैं, इस तरह के पौधे राजस्थान में पाए जाते हैं। इस पौधे के तने मोटे और पत्तियां नुकीली होती हैं। नुकीली पत्तियां क्या होती हैं, जिससे कि पानी बाहर न जा सके। इस पौधे के तने मोटे और पत्तियां नुकीली होती हैं। यह मरुस्थलीय जगह पर पाए जाते हैं और तनों पर मोटी परत पाई जाती है। तनों पर मोटी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोटी परत चढ़ी होती है, ताकि जल का वाष्पीकरण न हो सके। जो आपका कैक्टस नागफनी का पेड़ है जो मरुस्थल में पाया जाता है, उसके जो तना होता है उसका बहुत ही मोटी परत होती है। क्यों होती है, और पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, ताकि जल का वाष्पीकरण ज़्यादा न हो सके। इन पौधों में भोजन का निर्माण तने द्वारा होता है। वैसे बहुत सारे जो पौधे हैं उनके भोजन कहाँ पे होता है, उनके जड़ों में होता है, लेकिन इन पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तनों में होता है, तनों के द्वारा होता है। उदाहरण नागफनी और बबूल का पेड़। अब जानेंगे राजस्थानी औंख। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये इस तरह के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग एक क्लास, यानी जो कक्षा होती है ना जिसमें हम पढ़ते हैं, वो इनकी लंबाई एक क्लास के बराबर होती है। इनकी जड़ों की गहराई अपनी सतह की लंबाई से 30 गुना तक होती है। यानी कोई पौधा ज़मीन पर जितना ऊंचा है उससे 30 गुना नीचा वो ज़मीन तक होता है। मरुस्थलीय इलाकों के लोग इनके तनों में पाइप डाल करके
पानी निकाल लेते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं पानी पीने के लिए क्या करते हैं, इनके तनों में पाइप डाल देते हैं और धीरे धीरे उसमें से पानी निकलता रहता है, वो जमा कर लेते हैं और फिर उसे पी लेते हैं। इस पौधे की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 4 मीटर तक होती है। ये ज़मीन से लगभग 4 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें तब तक चलती रहती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए। राजस्थान की ओक की जड़ें कब तक जाती हैं ज़मीन तक, पानी की सतह तक। जब तक पानी नहीं मिलता तब तक ये ज़मीन में नीचे जाती ही रहती हैं। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं जड़ के बारे में। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ कौन सी होती है, ये ज़मीन की गहराई तक जाती हैं, जो थोड़ी मोटी होती हैं। जैसे सरसों का पेड़ है, चुकंदर है, गाजर है, मूली हैं, ये ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती हैं। अब जानेंगे कि अपस्थानिक जड़ कौन सी होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं, रेशेदार जड़, परजीवी जड़, स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़। तो रेशेदार जड़ों में घास, परजीवी जड़ में अमरबेल, स्तंभ जड़ में बरगद। जो अभी मैंने बरगद के बारे में आपको बताया था। स्तंभ जड़ ऊपर से जो नीचे की तरफ आती हैं और वो क्या करती हैं, भोजन बनाने के लिए सहायक नहीं होती हैं, केवल उसे सहारा देती हैं। अवस्तंभ जड़ कौन सी होती हैं, ये तनों के किनारों पर और ज़मीन के ऊपर उगती हैं। उदाहरण जैसे गन्ना आपने देखा होता है, नीचे की साइड में वो अलग से छोटे छोटे से उसमें लगे हुए होते हैं, वो क्या होती हैं, वो अवस्तंभ जड़ होती हैं। गन्ना, ये गन्ने में पाई जाती हैं। नोट, जड़ों का काम खनिजों को इकट्ठा करना होता है। जड़ें क्या करती हैं, खनिजों को इकट्ठा करने में सहायक होती हैं, जिससे कि भोजन बन सके। पौधों में प्रजनन, ये क्या है, पुष्प है, और पुष्प में जो प्रजनन होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वर्तिकाग्र है, यानी ये स्त्री के मतलब मादा का भाग है। अंडाशय यहाँ पर पाया जाता है इस जगह पर, ये क्या है, ये भी मादा का भाग है। वर्तिका, ये भी मादा का भाग है। और ये क्या है, जैसे दलपुंज बोलते हैं, रंगीन होता है। पुंकेसर नर भाग परागण, यानी ये पुंकेसर जो भाग है यहाँ पर इस जगह पर है, ये क्या है, ये नर के भाग हैं। इसको बोलते हैं बायदल पुंज, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। तो नर के भाग समझ लीजिए, नर के भाग होते हैं पुंकेसर और मादा के भाग होते हैं स्त्री केसर, जायांग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब जानेंगे पहला पॉइंट है परागण। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य ही परागण कहलाता है। किसका, वर्तिकाग्र का, इसका वर्तिकाग्र का। और परागण यहाँ पर पहुंचने का कार्य ही क्या कहलाता है, परागकण का वर्तिकाग्र पर, यानी जो परागकण है यहाँ पर ये, इसका यहाँ तक पहुँचने का कार्य ही क्या कहलाता है, ये परागण कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागण, जब पुष्प खुद परागकण को यानी कि इसको कहाँ तक पहुँचा दे, जब पुष्प खुद परागकण को वर्तिकाग्र तक, इसको यहाँ पहुँचा दे, वर्तिकाग्र तक कहाँ पे पहुँचा दे, जब परागण मतलब जो पुष्प है, जो फूल है, स्वतः ही इस परागकण को कहाँ पे, यहाँ पे वर्तिकाग्र तक पहुँचा दे, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। लेकिन परपरागण क्या होता है, जब परागकण हवा या छोटे छोटे पुंकेसर से, जब पुष्प हवा या पुंकेसर की सहायता से, छोटे छोटे पुंकेसर की सहायता से परागकण को कहाँ पहुँचा देता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचा देता है। जब छोटे छोटे पुंकेसर की सहायता से परागकण को कहाँ पहुँचा देता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचा देता है। किसकी सहायता से, हवा की सहायता से या पुंकेसर की सहायता से, तो उसे कहते हैं परपरागण। ठीक है। अब इसमें जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरीके से होती है। पौधे अपने भोजन का निर्माण इसी से करते हैं, किससे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। इसके लिए आवश्यक तत्व CO2, H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं। सूर्य का
प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश जब हमें प्राप्त होता है उसकी सहायता से हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। तो साथियों इसमें एक डेफिनेशन है कि 6 CO2 + 12 H2O और एरो या सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, दोनों चीज़ें हैं, इनकी सहायता से ही होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसमें क्लोरोफिल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ग्रेना और स्ट्रोमा इसमें क्लोरोफिल के भाग हैं। मध्य भाग में मैग्नीशियम, मध्य क्लोरोफिल के मध्य भाग में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल की क्रिया दो भागों में होती है। पहला है प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया किसके अंतर्गत होती है, इस क्रिया में H2O से H पॉजिटिव आयन बनता है और ये क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। ये क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, ग्रेना भाग में होती है। कौन सी क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया। और इसमें क्या होता है, इस क्रिया में H2O से H पॉजिटिव आयन बनता है। अब दूसरा इसमें प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया। यहाँ पे तो प्रकाश रासायनिक क्रिया हो रही थी, यहाँ पर प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया, इसके ठीक अपोजिट है। ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग पर होती है। क्लोरोफिल के किस भाग पर होती है, स्ट्रोमा भाग पर होती है। और इसमें CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसमें CO2 से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश के लाल रंगों में सबसे ज़्यादा होती है और नीले रंग में सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है, लाल रंग में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस में होती है, तो वो होती है नीले रंग में। सबसे ज़्यादा लाल रंग में, सबसे कम बैंगनी रंग में या नीले रंग में। अब जानेंगे पौधों के प्रकार हैं। ये 4 प्रकार के पौधे दिखाए गए हैं, जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद और समोद्भिद। जलोद्भिद कौन से होते हैं, ऐसे पौधों में मोमी परत होती है ताकि जल की मात्रा ज़्यादा अंदर न जा सके। मोमी या मोटी परत होनी चाहिए। ऐसे पौधों में मोटी परत होती है ताकि जल की मात्रा ज़्यादा अंदर न जा सके। उदाहरण के लिए कमल और हाइड्रला, ये क्या करते हैं, ये जल में होते हैं और जल में ऐसी इसकी तने की मोटी परत होती है ताकि उसमें जल अंदर न जाए और जिससे कि वो तना उसका गले नहीं। तो मरुद्भिद क्या होते हैं, ऐसे पौधे मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, नागफनी और बबूल। इसकी भी जो तना है वो उसमें भी मोटी परत पाई जाती है और इसका भोजन तने से ही बनता है। लवणोद्भिद, ऐसे पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में, जैसे मैंग्रोव, इनको सुंदरी पेड़ भी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाए जाते हैं लवणोद्भिद। यानी कि ये ऐसे पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव, जो सुंदरी पेड़ जिनको कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल में तथा गुजरात में भी पाए जाते हैं, जैसे कच्छ का रण भी कहते हैं। और चौथा है इसमें समोद्भिद, जो सामान्य स्थलों पर उगने वाले पौधे हैं उन्हें कहते हैं समोद्भिद। जैसे गेहूँ, टमाटर, सब्जियाँ जो हमारे यहाँ फसलें होती हैं वो कैसी होती हैं, समोद्भिद पौधों की होती है। पेड़ों के 2 महत्वपूर्ण ऊतक हैं। ये बहुत बार फैक्ट बनते हैं पेपर में, इनको भी समझ लें कि पेड़ों के 2 महत्वपूर्ण ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है, ये जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ऐसे नाम से ही देख लीजिए, जाइलम यानी कि ज और ल, जल का मतलब क्या है, जाइलम का मतलब क्या होता है, ये जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जल। तो ये क्या करते हैं, जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुँचाते हैं और इसी से पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्टोनोलॉजी कहते हैं। क्या करते हैं जाइलम, ये जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, फल क्या है, एक भोजन है। तो इसमें क्या समझ लीजिए कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचा देते हैं। तो जल यानी कि ये जड़ जो होती हैं वो जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। फ्लोएम यानी कि फल, ये क्या करता है, ये भोजन होता है, यानी कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पेड़ों के अन्य भागों तक पहुंचाने की मदद करता है। तो इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त कर लिया।
और नए टॉपिक में हम आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है ईवीएस के टॉपिक में सीटेट प्राथमिक स्तर हेतु। साथियों धन्यवाद।